हाँ, स्टार्ट कर दिया। चैप्टर का नाम यही है, क्या नंबर चैप्टर है? हाँ, बब्बेहुदा। चैप्टर सब का भी नाम याद रखा करो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला जो चैप्टर है हम लोग का, जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से चैप्टर का शुरुआत होता है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अच्छा, जब जीव बोलते हैं, डिटेल में समझेंगे हर चीज़ को, डीप में ध्यान से सुनते रहेगा खाली। जब हम जीव बोल रहे होते हैं तो क्या दिमाग में आता है? कुछ दिमाग में नहीं आता है। कौन चीज आता है? हम मानव भी एक प्रकार का जीव है, पेड़ पौधा भी जीव है ना। जीव, पेड़ पौधा भी जीव है, यदि नहीं जानता है जान लो। क्या कि उसमें भी जीव उसको बोलते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। तो आप बताओ, बात क्लियर है? चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, ऐसा छोटा छोटा जीव हो जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे, लेकिन उसके बावजूद वो जीव है, उसमें जीवन पाया जाता है। जीवन यानी दूसरी भाषा में इसको बोल सकता है सजीव। सभी सजीव जनन करते हैं, समझा? अपवाद में एकाध गो हो सकता है, बंद, कामगार, मधुमक्खी, वंश, मानव युगल। ठीक, ये सब बात को छोड़ो, आइए हम जनन को समझते। जीव समझ गए भाई कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव है, जितने भी मानव, जंतु, जानवर, सब चीज जीव के अंदर आते। तो ये जीव, जितना जीव है वही जनन करता है, निर्जीव जनन नहीं करता है। चैप्टर के नाम में क्यों दिया जीव जनन करता है, कैसे करते हैं? यही लिख देता कि निर्जीव जनन कैसे करते हैं। लेकिन भाई निर्जीव को तुम, जनन का मतलब होता है कि जब कोई जीव 1 से 2 हो जाए उसको हम लोग जनन कहते हैं। यानी कि अपने समान संतति को उत्पन्न करना। संतति मतलब होता है बच्चा। अपने समान बच्चा को यदि हम उत्पन्न कर रहे हैं तो हम कौन सी कर रहे हैं? जनन कर रहे हैं। बात समझ में आया? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी प्रकार का जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है, अपने समान संतति को उत्पन्न करता है, समझा? माँ एगो जीव से और एगो जीव उत्पन्न हो गया तो वो तो जनने कहलाया। एगो जीव से 50 गो जीव उत्पन्न हो गया तो वो जनने कहलाया। 100 जीव उत्पन्न हो गया वो जनने कहलाया। 2 गो, 4 गो, 5 गो, जितना हो जनन कहलाएगा। बात समझा? तो अब बताओ, क्या मार्कर 1 मार्कर से 4 मार्कर या 2 मार्कर बना सकता है, या 1 मार्कर बना सकता है? कभी बना सकता है कि कभी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि भैया ये कौन सी है? निर्जीव है। हमको क्या जानना है? जीव। क्योंकि जनन सिर्फ जीव में ही होता है, निर्जीव में नहीं होता है। अब बात समझ में आया क्यों लिखा गया है जीव जनन कैसे करते हैं? अब हम लोग समझे। निर्जीव जनन नहीं करता, ये बात क्लियर है कि भैया निर्जीव जो होते हैं वो जनन नहीं करते हैं। ठीक, निर्जीव जनन, जितने भी सजीव हैं सब जीव के क्या करता है? जनन करता है। ये बात क्लियर है पहले? ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग जानेंगे किसके विषय में बेहतर रूप से? सजीव जनन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं इसको जानना है। कैसे करते हैं अंदर घुस के देखेंगे, निकालेंगे करता कैसा है। ध्यान से सिर्फ सुनते जाओ, देखते जाओ। हम तुमको चैप्टर की बात समझा रहे थे, चैप्टर है क्या तो उम्मीद करते समझा होगा कि जीव जनन कैसे करते हैं। जनन सिर्फ जीव करेगा, निर्जीव नहीं कर सकता है। क्या मार्कर 1 मार्कर 2 मार्कर बना सकता है? लकड़ी काठी बना सकता है? 1 2 गो नहीं बन सकता है। ये डीजे बन सकता है? 2 गो नहीं बन सकता है। बोर्ड 2 गो बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि जनन नहीं करता है। जनन का अर्थ है, सिंपल भाषा में जनन का मतलब है, जनन में मतलब बैठा लो कि अपने समान जीव को उत्पन्न करना, अपने समान संतति को उत्पन्न करना, अपन बच्चा उत्पन्न करना, उसी को जनन कहते हैं। बात समझ में आया? इस टॉपिक के बगैर पूरा बायोलॉजी अधूरा है। यदि पूरा बायोलॉजी पढ़ लिया, ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो अधूरा रह जाएगा। बात समझ में आया? मूल पाठ है ये, तो ध्यान से समझते चलेगा। हम पूरा डिटेल में बताएंगे, एकदम डीप में जा करके, जहाँ तक हो सकता है तुम लोगों की जानकारियाँ दी जा सकती है। जनन को ही हम लोग कहते हैं प्रजनन। जनन को क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? प्रजनन बोले या जनन बोले। अब हम आगे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम जनन बोले या प्रजनन बोले, तुमको एक बात समझ जाना है, ठीक? कि जनन के विषय में बात किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है अपने समान संतति को
उत्पन्न करने के बारे में। ये बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं भैया? अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में? रिप्रोडक्शन। अच्छा, यदि रिप्रोडक्शन से ही हम स्टार्ट करें चैप्टर को तो कितना बढ़िया रहेगा, ठीक। अब जानते हैं रिप्रोडक्शन है क्या। देखो एक्चुअल में यदि हम बताएं कि रिप्रोडक्शन क्या है, देखो भाई, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का यदि हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रिप्रोडक्शन दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। देखो ध्यान से, री और प्रोडक्शन दो शब्द है ना यहाँ, इसको यदि हम अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? री और। अच्छा, री का क्या मतलब होता है? हिंदी में री का मतलब होता है कि पुनः या फिर से। अब प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना या पैदा करना। बात समझ में आया? यानी कि एक कोई भी ऐसा चीज जिसको हम फिर से उत्पन्न कर रहे हैं, परिभाषा यहीं खत्म हो गया। ऐसा चीज जिसको हम फिर से उत्पन्न कर रहे हैं, वो पहले से है लेकिन उसको फिर से यदि उत्पन्न करेंगे तो उसको हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बात खत्म, परिभाषा यहीं से सब चीज बनता है भैया। हम रिप्रोडक्शन उसको बोलेंगे, हम जनन उसको बोलेंगे जब हम किसी भी चीज को, चाहे वो किसी भी चीज को, उसको यदि हम फिर से उत्पन्न कर सकते हैं तो वो क्या है? हम जनन कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या होना चाहिए? जीव होना चाहिए। बात समझ में आया? जीव ही तो फिर से उत्पन्न कर सकता है, पुनः उत्पन्न कर सकता है। यानी कि हम अपने समान संतति को फिर से पैदा कर सकते हैं या उत्पन्न, दोनों एक ही बात हुआ। समझ रहा है ना? हम अपने समान एक और बच्चा को उत्पन्न कर दे तो हम क्या करेंगे? जनन करेंगे। हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनन करना बोलेंगे। यदि बिल्ली एक और बिल्ली को जन्म दे तो क्या होगा? जनन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? कुत्ता एक और कुत्ता को जन्म दे रहा है तो क्या कर रहा है? यही कारण है कि आज तक हम लोग की अस्तित्व जिंदा है। अब जनन क्यों करते हैं, इसका उत्तर यही है। क्या जीवन को जिंदा रहने के लिए जनन करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। यही तो फंसता है बच्चा। यदि हम जनन नहीं करेंगे, हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो क्या जिंदा रहने के लिए जरूरी है जनन करना? बताओ, नहीं है जरूरी। जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, अपने जाति को कायम रखने के लिए जरूरी है। बात को समझो। हमार जाति, यदि हम सोच रहे हैं कि हमरे जैसा जीव, हमरे जैसा फुर्तीवान इंसान जिंदा रहे तो हम जनन करेंगे। यदि हम नहीं सोचते, हम नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सोचो, जितना अभी मनुष्य है वो सब मनुष्य जनन करना छोड़ दे, सब मनुष्य बच्चा पैदा करना छोड़ दे, एक दूसरे से रिलेशन रिश्ता बनाना छोड़ दे, तो क्या अगले 100 साल बाद कोई मानव रहेगा इस सृष्टि पे? नहीं रहेगा। अब सोचो, अभी से कुछ साल पहले की बात है कि कोई जीव था, वो जनन करना छोड़ दिया, आज उसका अस्तित्व ही नहीं है। नाम भूल रहे हम उसका। ऐसे बहुत सारा जीव है, जैसे डोडो पक्षी सब हो गया, 8वां में पढ़ा होगा, वो सब अब नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, याद आ गया, डायनासोर। डायनासोर अभी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा तुमको। क्यों भाई? क्योंकि वो जिंदा तो रह लिया लेकिन जनन नहीं किया। जनन नहीं करेगा तो क्या होगा? जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि हम जनन नहीं करेंगे तो हमारा जाति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि पूरा मानव जाति ही जनन नहीं करे तो मानव ही खत्म हो जाएगा भैया। यदि बाघ जनन नहीं करे तो बाघ जाति ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? यही बात है। अब आगे हम यही तुमको बताएंगे कि यदि हम भैया रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं तो तुमको दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, यानी कि भैया प्रजनन करना, यानी कि अपने समान संतति को उत्पन्न करना या पैदा करना। बात समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जनन की परिभाषा क्या है तो देखो ध्यान से, अपने समान संतति, अपने जैसे ही नए जीव जातियां की उत्पत्ति करना। देखो यहाँ पे एक और बात है शामिल, क्या हुआ? अपने जैसे, यानी कि हम यदि मानव हैं तो हम मानव के जैसे ही उत्पन्न करेंगे। हम बिल्ली जैसा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, हम सांप को उत्पन्न कभी हुआ है? नहीं हुआ है, कभी नहीं होता है। एक्सेप्शन एक आध को हटा दो, लेकिन बात को समझो। हम यदि मानव है तो मानव एक उत्पन्न करेंगे, समझ रहा है ना? बिल्ली है तो बिल्ली उत्पन्न करेगा, कुत्ता है तो कुत्ता उत्पन्न करेगा, गाय है तो गाय उत्पन्न करेगा, सांड है तो सांड उत्पन्न करेगा। बात समझ रहा है? तो अपने जैसे को उत्पन्न करने को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जनन बोल रहे हैं। मक्खी है तो मक्खी को उत्पन्न करेगा। बात समझ रहा है? तो अपने जैसे ही नए जीव होना चाहिए। नए जीव जातियां की उत्पत्ति करना या पैदा करना जिसको बोल सकते हैं,
जन्म देना जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे दो बात होता है, एक होता है जनक, एक होता है संतति। लेकिन इससे पहले जानने के हम बांध की क्रिया है क्या, ध्यान से समझते चलेगा तुम लोग कि इस पृथ्वी पर जो भी हम लोग क्या कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जीवित हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। तो इस पृथ्वी पर अपने जाति को कायम रख सकें, कोई भी जीव जन्म लेता है। अपने जाति को कायम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, नहीं जन्म लिए हैं, ताकि हम मानव जाति के अस्तित्व को कायम रख सके, बनाए रख सके। कायम रख सके मतलब बनाए रख सके, बात समझ रहा है? ठीक, जन्म लेते हैं, संतति में वृद्धि होता है। जैसे कोई जीव जन्म लिया, कोई जीव जन्म लिया, अब इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, ये बड़ा होगा। जिसे मान लो सपोर्ट दिया कि हम जन्म लिए तो कौन चीज तुरंत बच्चा पैदा थोड़ी करेंगे। इसके लिए हमको वृद्धि करना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, किशोरावस्था में आना पड़ेगा, मैच्योर होगा, वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता को ही हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मैच्योरिटी। हम मैच्योर होते हैं, हम जनन करने लायक होते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तुरंत बियाह नहीं करा देता है होकर, वो मैच्योर होता है, वो वृद्धि करता है, पहले वो लंबाई में वृद्धि होता है, उसके शरीर में वृद्धि होता है, सामाजिक तौर पे वृद्धि होता है, उसका दिमाग बढ़ता है। तब एक समय बाद वो कुंजी करता है, शादी करता है, उसके बाद बच्चा पैदा करता है, उसके बाद फिर उसका बच्चा होता है, फिर उसका बच्चा होता है। इस प्रकार से हम लोग जीवित हैं आज। शर्माने की बात नहीं है, बात को समझो। परिपक्वता आती है, जब तक परिपक्वता नहीं आएगा, बहुत बड़ी बात है, पर जब तक परिपक्वता नहीं आएगा तब तक हम जनन नहीं कर सकते हैं। ठीक, परिपक्वता, इसके पश्चात वह नई संतति को जन्म देता है, इसके पश्चात ही वह नई संतति को जन्म देगा। इस प्रकार जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र चलता रहता है, नहीं चलता रहता है। इस प्रकार हम लोग जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, संतति पैदा करते हैं, मरते हैं। जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, संतति पैदा करते हैं, मरते हैं। जन्म लिए, वृद्धि किए, संतति पैदा किए, मरे। जन्म लिए, वृद्धि किए, संतति पैदा किए, मरे। इस प्रकार का चक्र क्या होता है, चलता रहता है, हरदम चलता ही रहता है। यही कारण है कि हम लोग आज जिंदा हैं। इसके बगैर हम लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मतलब जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन हमारा जाति नहीं जिंदा रहेगा, हमारा जाति खत्म हो जाएगा यहाँ से। डायनासोर का यदि जाति नहीं है, यदि हम लोग डायनासोर को नहीं देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कारण है कि वो अपना जाति जनन नहीं किया। वो बात समझ रहा है ना? यदि कोई पेड़ पौधा अपना जाति को अस्तित्व को कायम नहीं रख सका है तो उसका एक ही कारण है, कोई जनन नहीं किया है। यदि जनन करता तो उसका जाति कायम रहता। ठीक, बात समझा? तो अतः प्रजनन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है, कंटिन्यू बनाए रखता है जनन। नहीं समझा? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। अब एक दूसरे पीढ़ी को लाना है तो जनन करना पड़ेगा। यदि दूसरा पीढ़ी नहीं लाना, जनन मत करो। अब हम इस पीढ़ी में हैं, ठीक, हम लोग इस पीढ़ी में हैं, ठीक, हम लोग का यदि अगला पीढ़ी लाना है तो हमको जनन करना पड़ेगा, हमको बच्चा पैदा, ये सिंपल भाषा में बोल सकता है, बच्चा पैदा करना पड़ेगा। यदि हम लोग बच्चा पैदा नहीं करते हैं तो अगला पीढ़ी नहीं आएगा। यदि हम लोग इस पीढ़ी में आए हैं तो हमारे मम्मी पापा जो है वो जनन किया है, हमको पैदा किया है, तभी ना आए हैं। बिना पैदा किए, बिना उत्पन्न किए हम लोग कैसे आ सकते थे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाजाने शर्माने की बात नहीं है। अब समझा? तो अतः हम लोग प्रजनन क्यों करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता का मतलब है कंटिन्यूअस, कंटिन्यू काम कर सकें, कंटिन्यू हम लोग जीवित रह सकें। अब बात का सारा बात का उत्तर मिल चुका है तुम लोग को, बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रभु लाओ खाए, आ जाओ ना जल्दी। जल्दी खोलो ले। ओ यार डाउनलोड नहीं हुआ है। अब ध्यान से समझते चलिए, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम लोग दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि जीव जिस प्रकार के माध्यम से, जीव जिस प्रक्रम से अपने संख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। दूसरी भाषा में नहीं बोल सकते हैं।
एक ऐसा प्रक्रम हम लोग कर रहे हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एक ऐसा प्रक्रम हम लोग कर रहे हैं जिस प्रक्रम से संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। यदि संख्या में वृद्धि करना है तो जनन कर रहे हैं हम लोग, जनन करना पड़ेगा। यदि एक है, संख्या में वृद्धि करने का क्या मतलब है, यदि एक है तो 2 हो जाएंगे, 2 हैं तो 4 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग संख्या, 4 है तो 8 हो जाएंगे, 8 से 12 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग का सृष्टि में मानव जाति आया है। सोचो सबसे पहले जो आया होगा जनन के माध्यम से आया होगा, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर वो आया, आते 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 इतना फैल गया, इतना हो गया कि छरछरा दिया पकड़ के। हाँ समझा? जनन की क्रिया सभी जीव में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, सब जीव के लिए जरूरी होता है। क्यों भाई? जिस जनन के कारण ही कोई जीव अपनी अस्तित्व को बनाए रखता है, यही बात लिखा है यहाँ पे। यदि कोई जीव अपना अस्तित्व रखा है, अपना वर्चस्व को स्थापित रखा है, यानी कि वो क्या क्या है, जनन क्या है, अपना बच्चा को उत्पन्न किया है। बात समझ रहा है? ठीक। जैसे कुत्ता बिल्ली तुम हम, अरे हमने मतलब हमारे जो पूर्वज थे हमको पैदा किया तभी ना हम आए हैं। तुम्हारा जो पूर्वज है, पूर्वज मतलब जनक, ठीक। अब जनक, इसमें 2 बात आता है, एक बात है जनक, एक बात है संतति। दोनों को समझते हैं डिटेल में, ठीक ना? 2 बात हम तुमको अभी बताए, एगो है जनक, एगो है संतति। जनक मतलब और संतति मतलब क्या होता है, और उसको समझते हैं हम लोग। जनन की क्रिया में भाग लेने वाले, जो जनन कर रहा है, जो भाग ले रहा है, जो उत्पन्न कर रहा है, जो पैदा कर रहा है, उसको हम लोग जनक बोलते हैं। बात समझ में आया? जो पैदा किया, जो पैदा किया वो कौन सी है, जनक है। जो पैदा हुआ वो संतति है। जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा कौन सी है, यानी बच्चा संतति है, और माँ बाप जनक है, हैं? माता पिता कौन सी है, जनक है, और बच्चा कौन सी है, या बेटा कौन सी है, संतति है। यानी तुम लोग कौन सी है, और तुम लोग का मम्मी पापा जनक। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। यही बात को हम लोग अगले लाइन में भी लिखे हैं कि भाई जनन की क्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, यानी कि जो पैदा लिया है, उसको हम लोग संतति या संतान कहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? अब हम लोग इस जनन को कैसे कैसे प्रकार बांटते हैं, किस प्रकार से, कितने प्रकार का होता है, इसको समझो ध्यान से। 2 प्रकार का होता है जनन। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक प्रकार ऐसा है जिसमें कि माता, या तो माता भाग लेगा या तो पिता भाग लेगा, या तो माता या तो कोनो एक होना चाहिए, यानी कि एक जीव। यदि एक जीव भाग ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हम क्या बता रहे हैं तुमको, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जो जनन है वो जनन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से ही हम लोग जनन कर सकते हैं। एक तो अलैंगिक जनन हम लोग कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं एसेक्सुअल, SEXUAL रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। इसके बाद से ही देखो क्लियर है। एसेक्सुअल मतलब कि बिना सेक्स किए, मतलब बिना एक दूसरे से संबंध को स्थापित किए यदि हम लोग कर रहे हैं, जनन पैदा कर रहे हैं, बिना अलिंगिक मतलब बिना लिंग का, उसमें यदि हम लोग बच्चा पैदा करेंगे तब जाकर उसको अलैंगिक जनन बोलेंगे। और जब हम लैंगिक, जब लिंग साथ रहेगा, जब एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के बाद बच्चा उत्पन्न करेंगे, तब जाकर हम उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें दोनों का जरूरी है, इसमें माता और पिता दोनों का जरूरी है। जिसमें 2, यानी कि इसमें क्या हो गया, 2 जीव हो गया, इसमें 1 जीव हो गया। जिसमें कि 1 जीव भाग लेगा उसको अलैंगिक जनन बोल देते हैं, और जिसमें 2 जीव भाग ले रहा है उसको हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। बात खत्म है? क्लियर है? बात सिंपल है? बात समझो। खाली ऐसे मुंडी में पागल जो समझा था कि नहीं, जब तब तक बोला न करो, समझा? लैंगिक जनन उसको बोल रहे हैं जब हम 2 जीव भाग ले रहे हैं, और अलैंगिक जनन उसको बोल रहे हैं जब 1 जीव भाग ले रहा है। बात समझ रहा है? यदि 1 जीव, मान लो हम अकेले हैं, अकेले 2-4 को पैदा कर दिए तो हम कौन सी हैं, अलैंगिक जनन है। यदि हम 2 मिल करके, हमें और हमर मिल करके अब पैदा किए हैं, तब जाकर हम कौन सी हो गए, लैंगिक जनन हो गए। समझा? अब सोचो कि हम अकेले बच्चा पैदा करेंगे,
नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम तो अभी तुरंत बताए कि अलैंगिक जनन ये होता है और लैंगिक जनन होता है। क्यों नहीं हम चूज कर लेते हैं कि वो जरूर है पिता माता उता का, हम पिता अकेले बच्चा पैदा करने वाले हैं, हाँ? इसी को हम लोग बोल सकते हैं जिसमें कि पुरुष भाग लेता है और जिसमें सिर्फ पुरुष भाग लेता है, ठीक? जिसमें सिर्फ पुरुष या सिर्फ मादा भाग लेता है या स्त्री, जिसमें सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री भाग ले उसको हम लोग अलैंगिक जनन बोलेंगे। और जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग ले, दोनों मिल जाता है एक साथ, तब जाकर उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। बात समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इसके परिभाषा पे चलते। परिभाषा क्या? यही परिभाषा भी होगा। देखो ध्यान से पढ़ो भाई। अलैंगिक जनन क्या है? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, वो अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब एक जीव भाग लिया और एक भाग मतलब क्या लिया? एक ही जीव है और वो ढेर उत्पन्न कर दिया, या 2 जीव का उत्पन्न कर दिया, या 4 जीव को, या बहुत सारा जीव को उत्पन्न कर दिया, तो उसको हम लोग अलैंगिक जीव का जनन कहते हैं। जैसे देखो अमीबा, हम तुमको बताए थे पहला चैप्टर में, अमीबा में पोषण। अमीबा देखो, ध्यान से देखो अमीबा को। अमीबा एगो था, अब इसमें वृद्धि कैसे हुआ, जनन कैसे किया? अमीबा था, ये वृद्धि किया, क्या किया? वृद्धि किया। हम लोग को पता है हम लोग जनन नहीं कर सकते हैं, सीधे पैदा लिए जनन नहीं करेंगे, पहले वृद्धि करेंगे, हैं? फिर परिपक्वता आएगी, फिर जनन करेंगे। बात को समझो। अमीबा है, अमीबा में केंद्रक है, केंद्रक विभाजन हुआ, क्या हुआ? विभाजन हुआ, 2 अलग अलग भागों में बंटने का कोशिश हुआ, और एक वक्त आया जब सही समय आया और दोनों अलग अलग भाग में बट गया, तो 2 जीव उत्पन्न हो गया ना। ये कौन चीज था? ये जनक था। ये कौन चीज हो गया? संतति या संतान। यानी कि एक जनक से 2 संतति पैदा हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनन किया कि नहीं किया? तो ई जनन को कौन जनन बोलेंगे? बहुत अच्छा, ई जनन को हम लोग क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल मतलब बिना सेक्स किए, एसेक्स मतलब बिना सेक्स किए, बिना एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, एक दूसरे से मिले जुले। बात समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन समझ में आ गया। जैसे में तुम लोग लिख सकता है अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, मतलब एक कोशिकीय जितने भी जीव हैं, एक कोशिका वाले जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव है सभी जीव क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन को। देखो लैंगिक जनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अभी तुरंत बताए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? अब इसके बाद से ही क्लियर है। जब एक लिंग दूसरे लिंग के साथ जुड़ेगा, संबंध बनाएगा, तब उत्पन्न करेगा बच्चा को, तब जाकर हम उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। यानी कि इसमें क्या जीव भाग ले रहा है? 2 जीव भाग ले रहा है। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग, विपरीत जीव भाग लेता है, नहीं समझा? 2 विपरीत मतलब अलग अलग। ऐसा नहीं है कि 2 पुरुष ही भाग ले लिया तो बच्चा पैदा कर देगा, या 2 मादा ही भाग ले लिया तो बच्चा पैदा कर देगा। नहीं भाई, विपरीत लिंग होना चाहिए, उसका लिंग अलग होना चाहिए, या तो पुरुष स्त्री होना चाहिए या तो स्त्री पुरुष होना चाहिए। बात समझ? विपरीत का क्या मतलब? अलग अलग भैया, अलग अलग। 2 एक ही जाति का जीव पैदा नहीं कर सकता है। लड़का लड़का एक लड़का को उत्पन्न नहीं करेगा, लड़की लड़की एक लड़की को उत्पन्न नहीं कर सकता है। बात समझ रहा है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि विपरीत लिंग जब तक भाग नहीं लेगा तब तक लैंगिक जनन संभव नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा जनन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कि 2 जीव भाग ले, लेकिन उसमें भी विपरीत जीव होना चाहिए।
यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि लैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में भाग लेकर के अपने आप आपस में भाग लेकर के जीव का निर्माण करता है, मतलब एक जीव को, एक बच्चा को उत्पन्न करता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मानव और स्तनधारी। स्तनधारी कहने का मतलब है जिसके जो जीव अपने बच्चा को दूध पिलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी पे डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, समझ ही गया होगा तुम लोग। हम मानव क्या है? स्तनधारी है कि बिना स्तनधारी है? स्तनधारी है। मानव में क्या पुरुष स्तनधारी है कि मादा स्तनधारी है? माता स्तनधारी है, गधा, दोनों स्तनधारी है। एक का स्तन विकसित होता है, एक का स्तन विकसित नहीं होता है। इसमें बात को चर्चा करेगा तुम लोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन पे हम लोग बात करते हैं। इसके क्या क्या प्रकार है इसको हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन को, ठीक। अलैंगिक जनन के गुण को समझते हैं। क्या क्या अलैंगिक जनन गुण है, क्या क्या अलैंगिक जनन की विशेषता है, ध्यान से समझेगा तुम लोग। इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन नहीं करता है। शुक्राणु तब भाग लेगा जब लैंगिक जनन होगा। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। नर युग्मक क्या है? जो नर और मादा भाग लेता है लैंगिक जनन में, वही है नर का युग्मक है शुक्राणु। जब तक शुक्राणु भाग नहीं लेगा तब तक, यदि नर भाग लिया भी है, शुक्राणु भाग नहीं लिया है, तो बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। बात अभी हम आगे और डिटेल में बताते चलेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है। बात को नहीं समझ में आया तो छोड़ दो बात को, सीधा इतना तो समझो, एक बार पढ़ लो सीधा, ज़्यादा याद करने का जो ये सब कभी पूछबो नहीं करेगा, बात समझ जाना। इसमें अंडाणु भाग नहीं लेता है इसमें, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि और लैंगिक जनन है भैया। इसमें एक ही जीव आत्मा उत्पन्न कर सकता है, इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें दोनों का जुड़ने का जरूरी नहीं है। इसमें उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है, बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल समान, क्योंकि अलग अलग जीव जो भाग लेगा तभी ना अलग संतति उत्पन्न होगा। यहाँ तो एक के जीव है तो एक के जैसा उत्पन्न करेगा। सीधा कह सकता है फोटो कॉपी उत्पन्न होगा। यहाँ आधार कार्ड का फोटो कॉपी करता है ना, सेम फोटो कॉपी निकलता है ना। उसी प्रकार से यदि एक जीव भाग लेकर के नया जीव को उत्पन्न कराए तो साला ओकरे न गुण गया होगा रे। दोसर गुण दोसर जीव आए ना, क्या दोसर जीव के गुण कैसे जाएगा? अरे भैया लैंगिक जनन में होता कौन चीज है कि दूगो जीव भाग लेता है, दोनों जीव का गुण एगो जीव में चल जाता है तो डिफरेंट पैदा हो जाता है। और लैंगिक जनन में एक एक जीव भाग ले, एक एक जीव उत्पन्न कर रहा है, साला तो ओकरे गुण न जाएगा, ओकरा में ओकरे समान संतति होगा। तो आनुवांशिक मतलब है कि उसका जो लक्षण है, उसका जो मुंह का ढंग है, उसका जो चेहरा का ढंग है, उसका जो पहचान है, वो पहचान जाएगा किस में? संतति में। तो वो पहचान जाएगा संतति में और वो समान जाएगा। कैसा समान? मतलब बराबर, जैसा बाप है वैसा बेटा रहेगा। जैसे पेड़ पौधा में कुछ ऐसा जीव है जो कि एकदम माँ बाप के बिल्कुल समान दिखता है, बिल्कुल समान, यानी कि उसमें क्या हुआ है? जैसे अमीबा में, अमीबा देख लेगा ओकर जनक और संतति में अंतर नहीं दिखेगा। क्यों भाई? क्योंकि अलैंगिक जनन कर रहा है कि कौन सी कर रहा है? अलैंगिक जनन में जनक और संतति दोनों बराबर समान रहता है। बात समझ में आया? यही बात लिखा गया इसमें। इसमें उत्पन्न संतान, जो संतान उत्पन्न हो रहा है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चा जनक के समान होता है, वो बच्चा माता पिता के समान बच्चा रहता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। यदि लैंगिक जनन होगा तब जाके थोड़ा भी डिफरेंट जरूर होगा, थोड़ा भी डिफरेंट। बात समझ गया? आगे बढ़ते हैं और गुण को जानते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण मतलब शुक्राणु अंडाणु नहीं निर्माण होगा। इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, एक ही जीव भाग लेगा इसमें। यह सरल जीवों और पादपों में होता है। यह छोटे मोटे जीव, सरल जीव, तुच्छ जीव और छोटे मोटे पादपों में होता है। बड़े बड़े जीव बहुकोशिकीय जीवों में यह संपन्न नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारा जीव है, बहुत सारा जीव वैसा नहीं कर सकता है। बात समझा? अब अलैंगिक जनन के प्रकार पे बात हम लोग करते हैं। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, अलैंगिक जनन का भी प्रकार होता है, बिल्कुल प्रकार होता है। अलैंगिक जनन में भी प्रकार है। हम तुमको अभी बताया जनन का प्रकार होता है, फिर बता रहे हो अलैंगिक जनन का प्रकार होता है। बात को समझो। अलैंगिक जनन के प्रकार कितने होते हैं? तो अलैंगिक जनन के 2 प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन का भी कुछ विधि होता है, तो बिल्कुल भाई अलैंगिक जनन का भी कुछ विधि होता है। इसमें 4, 5, 6 विधि है जो तुमको पढ़ना है। 6 विधि से अलैंगिक जनन होता है। अब पहला विधि हम लोग जानते हैं विखंडन। यहाँ से ही बात का क्लियर है भैया कि जो विखंडन है मतलब कि विखंडन, खंड खंड में बढ़ जाएगा जीव, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं विखंडन। विखंडन का भी प्रकार होगा। अलैंगिक जनन की यह विधि जिसमें जीव जनक 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपने
मातृ संतति में जैसे समान संतान को उत्पन्न करता है। बात समझो कि जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें जब विखंडन होता है, जब अलैंगिक जनन होगा और जब विखंडन होगा तब जाके दो जीव विभक्त होगा। क्या जीव? या दो से अधिक जीव विभक्त होगा। अब विखंडन का जैसे अमीबा देख सकता है, दो को जीव विभक्त हो रहा था, दो से अधिक भी विभक्त हो सकता है। कैसे होगा उसको भी हम आगे बताएंगे। विखंडन की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होता है। विखंडन भी दो चरण में होता है, एक तो द्विविखंडन, एगो बहुविखंडन। जब दो जीव को उत्पन्न करेगा तो द्विविखंडन बोलेंगे, और जब बहुत सारे जीव को उत्पन्न करेगा तो बहुविखंडन बोलेंगे। बात समझ रहा है? यदि दो से अधिक, नहीं कि दो से अधिक, तो द्विविखंडन बहुविखंडन समझ गया? ठीक। द्विविखंडन में अमीबा और पैरामीशियम ले सकता है। ठीक। अब बहुविखंडन में क्या होता है? यही अमीबा ही होता है बहुविखंडन में भी। विखंडन की वह विधि जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण का सुरक्षित रखता है, देखो रहता है। इसको समझो। अमीबा जैसे मान लो ये अमीबा है, अमीबा है। अब जैसे ही कठोर परिस्थिति आया, अनुकूल परिस्थिति आया, तो ये कौन सी करेगा? अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण करेगा। मतलब कठोर परिस्थिति मतलब वातावरण जब ठीक नहीं होता है, जब वातावरण में परिवर्तन होते रहता है तो हम लोग बीमार नहीं पड़ जाते हैं। तो ये बीमार ना पड़े इसके लिए इसलिए तीन पुटी का निर्माण करता है। क्या पुटी का निर्माण करता है? ये तीन को जो आवरण का निर्माण करता है, इस आवरण का नाम हम लोग देते हैं पुटी। देखो भाई, अमीबा जो होता है वो अपने जब विपरीत परिस्थिति आ जाता है, जब अनुकूल परिस्थिति आ जाता है और जब सुरक्षित न प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब कि ऐसा परिस्थिति जिस परिस्थिति में अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता है, मर सकता है, तो उस परिस्थिति में क्या करेगा? अपने आप को, अपने शरीर को बचाने के, जैसे ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए ठंडी से आवरण पकड़ लेते हैं, कपड़ा धर लेते हैं, 2-4 को पहन लेते हैं ना। उसी प्रकार से अमीबा भी 3 गो वस्त्र पहन लेता है, 3 गो आवरण अपने ऊपर निर्माण कर देता है। उस आवरण का नाम है पुटी। क्या नाम है? पुटी नाम है। बात समझ में आया? अब देखो, तो इसके अंदर जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है, जो वृद्धि कर रहा है, वो क्या करेगा? विभाजन करेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह पुटी अचानक फटती है और उसमें बहुत सारे जीव निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करते लगते। एक जीव ने बहुत सारा 10-20 हजार लाख कत्ते भी हो सकता है, तो इतना जीव उत्पन्न हो जाता है, ढेरी जीव। जब यही पुटी जब फटता है, जब अनुकूल परिस्थिति आने के बाद फटता है, तो इसमें ढेरी जीव होता है, एकदम गुच्छा लगेले हुए, और सब जीव अलग अलग भाग में बढ़ जाता है और सब एक अमीबा स्वतंत्र जीवन यापन करना शुरू कर देता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बात समझ में आया? द्विविखंडन को अंग्रेजी में बाइनरी फिजन बोलते हैं और बहुविखंडन को मल्टीपल फिजन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ दुगुना जीव बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है मुकुलन। क्या है? मुकुलन, जिसको बाइनरी फिजन हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो भाई, पहले प्रकार में हम लोग समझे विखंडन, एक ऐसा विखंडन जिसमें कि जीव 2 या 2 से अधिक भाग में विभक्त होता है। जब 2 भाग में विभक्त हो रहा था तो उसको हम नाम दिए थे द्विविखंडन। जब बहुत सारे भाग में विभक्त हो रहा था तो उसको नाम दिए बहुविखंडन। क्लियर है? और लैंगिक जनन क्या था? तो एक जीव भाग लेगा। क्या एक जीव भाग लिया, 2 जीव भाग लिया? एक ही जीव तो भाग ले रहा है भाई, बहुत सारा जीव को उत्पन्न कर रहा है या 2 जीव को उत्पन्न कर रहा है। बात समझ में आ रहा? अब हम लोग मुकुलन पे चलते हैं। इसमें भी वही होगा, एक ही जीव भाग लेगा और कई सारा जीव को उत्पन्न करेगा। और लैंगिक जनन की वह विधि, और लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। मतलब कि जैसे मान लो कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, इसमें जीव के शरीर से उभार निकलता है। उभार मतलब कि जीव का शरीर, जैसे मान लो ये जीव का शरीर, ये हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा अंग्रेजी में मुकुलन को बडिंग बोलते हैं, उससे बड निकलता है, मुकुल निकलता है। जैसे मान लो ये पूरा हाइड्रा है, ये हाइड्रा में क्या होगा? इसके शरीर से उभार निकलेगा। उभार निकल रहा है ना, देखो ये वृद्धि कर रहा है, उभार निकल के वृद्धि कर रहा है ना। एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त में ये ऐसा इतना वृद्धि कर लेगा कि एक जीव को उत्पन्न करेगा। और यहाँ पे एक ऐसा परिस्थिति आ गया है कि इतना वृद्धि कर चुका है कि अब टूट जाएगा तो एक जीव को भी उत्पन्न कर सकता है, ये खुद में अपना जीवन यापन कर सकता है। तब जाके इसको बोल देंगे मुकुलन। अभी तक ये क्या था? ये मुकुल था। जब यही वृद्धि करके बहुत बड़ा हो गया तब जाके इसका नाम क्या देते हैं?
मुकुलन नाम देते हैं। यानी कि एक जीव से दो जीव क्या हो गया, बन गया। जीव क्या था भैया, ध्यान से देखो, एक एक न जीव था, एक जीव से क्या जीव हो गया, दो जीव हो गया। माफी चाहेंगे, नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे है। बात समझ में आया है? अब हम लोग का अगला प्रकार है अपखंडन, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, तीनों एक ही बात है। ई। अब इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसको भी पढ़ के सुना देते हैं एक बार। जब कोई जनक का शरीर दो हिस्सों में टूट जाए और दोनों हिस्सा अपना अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अखंडन। मतलब कि ऐसा खंड, जो खंड कि यदि टूट भी जाए तो दोनों अलग, जैसे हम लोग ई कह सकते हैं, इसको ई कह सकते हैं। मान लो ये कुछ था, ठीक, स्पाइरोगाइरा इसको बोलते हैं हम लोग। यदि तू इसको तोड़ दिया, तुम इसको तोड़ दिया तो ई भाग और ई भाग, तीनों भाग अपना जीव बना लेगा, तब जाकर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुनर्जनन या अपखंडन। तीनों एक ही बात है। अगला पाठ क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पुनर्जनन पुनरुद्भवन जिसको बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। पुनर्जनन बोले या पुनरुद्भवन या अपखंडन बोले, तीनों एक ही बात है। जिसमें जीव शरीर के कटे हुए भाग, मतलब इसको काट दिए थे हम लोग, जैसे मान लो हाथ है, तो यदि यहाँ से काट देंगे तो हाथ भी एगो जीव शरीर बना लेगा, यहाँ से काटेगी ये हो एगो शरीर बना लेगा, यहाँ से काटेगी हो एगो शरीर बना लेगा, तब जाकर उसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन या अखंडन। जिसमें जीव शरीर के कटे हुए भाग से नए जीव विकास होता है, उसे पुनरुज्जनन या फिर पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया या स्पाइरोगाइरा ऐसा जीव है जो कि जिसको काट देगा यदि, तो कटलो भाग से एक नया शरीर बन जाता है। जैसे मान लो यदि हम हाथ को काट दिए तो एक हाथ दूसर जीव को बना लेगा, हमरे ऐसा एक और जीव बना लेगा, तब जाकर उसको हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन मतलब पुनः उत्पन्न ले लिया, बाद ही में क्लियर है। पुनर्जनन यानी कि पुनः जनन कर लेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पुनर्जनन। बात समझ में आया? मतलब कि जैसे छिपकली जो होता है ना, कैमरा में दी उसको दबा, उन्हें है पुनर्जनन, उन्हें है, माफी चाहेंगे लेकिन हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यदि छिपकली का पुछड़ी कट जाता है ना तो एक और पुछड़ी आ जाता है वहाँ पे, क्या? अच्छा, छिपकली क्यों ना है इसका उदाहरण, क्योंकि भैया अच्छा वो जो पुछड़ी कटा था, पुछड़ी से नया जीव बना, पुछड़ी से तो नया जीव नहीं बना, वो जीव से पुछड़ी बन गया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि छिपकली नहीं है। कुछ टीचर तो उनको बताता है छिपकली भी पुनरुद्भवन का उदाहरण है। नहीं भाई, छिपकली पुनरुद्भवन का उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पुनरुद्भवन में क्या जानते हैं कि पुनर्जनन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे छिपकली का जो पूछ था उस नया शरीर का निर्माण कहाँ किया? यदि नया शरीर का निर्माण करता तब हम लोग कह सकते थे पुनरुद्भवन का उदाहरण है। बात समझ में आ रहा है? तो पुनरुद्भवन उसको हम बोलेंगे, पुनर्जन्म उसको बोलेंगे जब कोई जीव, ऐसा जीव जो कि अपने जैसा ही जीव का उत्पन्न कर देगा काटने के बाद भी। यदि तुम्हारे शरीर का 3 टुकड़ा कर दिए और तीनों टुकड़ा से 3 जीव का निर्माण हो गया, 3 को शरीर बन गया, तब जाकर उसको हम लोग बोलेंगे पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। बात समझ में आ रहा है? देखो क्या क्या हो रहा है संसार में और तुम लोग कहाँ खोया हुआ है। ऐसा भी जीव है, जैसे उदाहरण में यहाँ तुम लोग समझ सकता है। ये कोई जीव है, ये जीव को 3 भाग में काटा गया। क्या भाग में काटा गया? 3 भाग में काटा गया और तीनों भाग सोचा है काट भी तो अभी रुक तोरा, हमें अपने निर्माण कर लेवे, तो तीनों भाग एगो जीव का निर्माण कर लिया और तीनों स्वतंत्र जीवन यापन करने लगा, मौज मस्ती से मौला हो गया। अब इसको कर तो काट, वही जीव का उत्पन्न करते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? समझ रहा है ना? ठीक। जैसे देखो यहाँ पे छिपकली के बारे में है, लेकिन छिपकली गलत बात है, छिपकली नहीं होगा। बात समझ रहा है? छिपकली का यदि पूछ तुम लोग काट दिया तो क्या पूछ से नया जीव उत्पन्न होगा? पूछ तो इसका देखो बन गया, पूछ बन गया, लेकिन ये जो कटल का पूछ था इससे नया जीव उत्पन्न हुआ? नहीं न हुआ। तो छिपकली क्या होगा? इसका उत्तर नहीं हो सकता है। और एगो है तारा मछली, ये देखो तारा मछली है, इसका 5 गो अथी होता है निकलल, ठीक ना? इसको भी यदि काट देगा तो 2 गो मछली का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आया? तो
तो इसका उदाहरण समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कायिक जनन। कायिक जनन मतलब होता है जो पेड़ पौधा में जनन होता है, पेड़ पौधा में जो अलैंगिक जनन होता है कायिक भाग से। कायिक मतलब होता है जड़ तनापत्ति। कायिक मतलब क्या होता है, इस बात को दिमाग में फिट कर लो भाई कि कायिक मतलब जड़ तनापत्ति होता है। कायिक मतलब जड़ तनापत्ति, यानी कि जब जड़ तनापत्ति से जड़ यदि नया जीव शरीर का निर्माण कर लेगा, नया पौधा का निर्माण कर लेगा, तब जाकर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन। क्या बोलेंगे, यदि पत्ता नया पत्ता से एक नया पूरा पौधा का निर्माण कर रहा है, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, कायिक जनन। यदि तना एक नया तना से नया शरीर नया पादप का निर्माण कर रहा है, नया पौधा बना रहा है, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। बात समझ में आया? यही बात लिखा गया होगा यहाँ पे कि कायिक जनन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें जड़ तनापत्ति शाखा के माध्यम से नया पौधा का विकास होता है। या तो जड़ यदि टूट गया तो जड़ नया जड़ का निर्माण करेगा और नया पौधा का निर्माण करेगा, एक नया वृक्ष का निर्माण करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे उसको। ठीक, नया जीव का विकास कर देता है, नया पौधा का निर्माण कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कायिक जनन। जैसे पत्ती के माध्यम से पत्थर चट्टा, यदि पत्ती एगो पत्थर चट्टा ऐसा पौधा है, यदि पत्थर चट्टा क्या बोले, पत्थर चट्टा, तुम लोग शायद देखा होगा, पत्ता यदि कहीं पे है, आई पत्ता से ही नया पौधा का निर्माण, जड़ निकल जाएगा, यहाँ से नया पौधा बन जाएगा, तो इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। बात समझा? चट्टा समझा? अरे समझा? जैसे मान लो आलू क्या है, जड़ है, और जड़ से ही नया जड़ का नया आलू का निर्माण करता है, तो अलैंगिक जनन होगा। हाँ, ठीक। अब अगला और लास्ट प्रकार समझते हैं बीजाणु जनन। अच्छा, कायिक जनन समझ में आया ना? ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है। यदि कोई पेड़ पौधा जड़ तनापत्ति से एक और नया पत्ती का निर्माण कर रहा है, एक और नया पादप का निर्माण कर रहा है, पेड़ पौधा का निर्माण कर रहा है, तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे, कायिक जनन। सिंपल सी बात है भाई। बीजाणु जनन लास्ट प्रकार है, स्पोर फॉर्मेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी उत्पन्न विधि है यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीव, जैसे निम्न श्रेणी मतलब छोटे मोटे जीव, जीवाणु, शैवाल, कवक में पाया जाता है। जीवाणु, शैवाल एवं कवक आदि में पाई जाती है। बीजाणुधानी मतलब कि छोटे छोटे जीव से कई सारा छोटका जीव का निर्माण कर देता है। बात समझ? जीवाणु जिसको नंगी आंखों से हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, यदि वो जीव ढेरी जीव का उत्पन्न कर सकता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजाणु जनन। बीजाणुधानियाँ एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचना है जो प्रतिकृत परिस्थिति में निर्मित होती है और इसके अंदर असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या स्वर का निर्माण होता है। असंख्य गोलाकार जीवाणु का निर्माण हो जाता है। एक जीवाणु से 1000 जीवाणु तुरंत उत्पन्न ले लेगा। तुरंत मतलब तुरंत 10 मिनट के अंदर 1000। सोचो, एक मानव ये 10 मिनट के अंदर कितना जीव का उत्पन्न कर सकता है? एक और जीव का उत्पन्न कर सकता है? उसके लिए 9 महीना उसको समय देना पड़ेगा। लेकिन एक जीवाणु जो है उसको 9 महीना में तो गिनती नहीं है भाई। बात समझ रहा है? तो ये जीवाणु होने का फायदा है कि भैया वो अपने आप में जीवन यापन कर सकता है और एक ही जीव से 1000 जीव उत्पन्न कर सकता है, और एक ही मिनट में लाखों भी उत्पन्न कर सकता है। कहने की कोई बात नहीं है, संख्या गिन नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक। अब लैंगिक जनन पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास से। ठीक, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।